हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है MPPSC क्लासेस विद पूजा। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान का पहला ही टॉपिक, संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना। तो जिन लोगों को नहीं पता कि संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं या कौन सी होती है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक संविधान की प्रस्तावना लिखिए, देख लीजिएगा। अब संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया, क्यों, कौन संविधान की प्रस्तावना को लाया? तो संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? तो प्रस्तावना का विचार आया अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली गई है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1940 को, और इसका विचार आया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना दी, तो हमारे यहाँ के लोगों ने भी सोचा कि अपने भारत के संविधान में भी एक ऐसी प्रस्तावना होनी चाहिए। और इसकी भाषा से कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया? तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। यानी कि ये लिखा है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा एकीकृत करते हैं। तो अंगीकृत या पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यह ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत 13 दिसंबर 1940 को किया गया और अंगीकृत और पारित किया गया संविधान में तो 26 नवंबर 1949 को। और जब वो लोग पूछें कि प्रस्तावना को कब पारित किया, तो संविधान को लिख गया प्रस्तावना को कब पारित या अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये प्री के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1940 को, तो ये तारीखें भूलिएगा नहीं। और भारतीय संविधान को कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को। तीनों ही तारीख अलग अलग हैं, तो इनमें केवल ध्यान रखने योग्य बातें हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। यानी कि इतनी महत्वपूर्ण ये प्रस्तावना है कि इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को 3 भागों में हम यहाँ पे बांटेंगे। तो प्रस्तावना का सबसे पहले भाग है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत में हम देखेंगे कहाँ से संविधान का स्रोत चालू है, हम भारत के लोग। और संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत भी कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो हमें यही लिखना है, हम भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत कौन सा हो गया, हम भारत के लोग। यानी कि जो संविधान में प्रस्तावना को ज़्यादा महत्व दिया गया है, वहाँ पे ज़्यादातर जनता को अधिक महत्व दिया गया है कि हम भारत के लोग। और जो स्वरूप है, लोकतांत्रिक, गणराज्य स्वरूप है। उनमें कुछ प्रमुख शब्द हैं जो इस प्रकार है कि स्वरूप में कौन कौन से शब्द हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। यानी कि यहाँ आ गए हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये इनके स्वरूप है कि संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और गणतंत्र। तो इनका मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए।
तो संपूर्ण प्रभु संबंध का मतलब होता है कि भारत किसी के नियंत्रण में नहीं होगा और आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि उसको किसी भी देश से या किसी भी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यक्ति से निर्णय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने खुद के देश के और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निर्णय ले सकता है, अपने देश से जो जुड़े हों, किसी और देश के निर्णय नहीं ले सकता। जो अपने देश से, जैसे कि कोई समझौता हुआ, कोई संधि हुई, तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। समाजवादी, दूसरा स्वरूप आया समाजवादी। तो समाजवादी क्या है? समानता से। समाजवादी का मतलब होता है समानता से, कि सबको समान रख के चलना है, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव, सबको समान रूप से पढ़ाई में, खाने पीने में, सब में समानता देनी है। ये कहाँ से प्रेरित हुआ? नेहरू के विचार से, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को सामने रखा कि ऐसा समानता प्रस्तुत करनी चाहिए, समान भाव रखने चाहिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का या भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वो जनता के धर्म को ही मानेगी, यानी कि किसी भी भारत के जो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उनका कोई अपना धर्म नहीं है कि अगर वो हिंदू हैं तो केवल भगवान की पूजा करें या अन्य धर्म को नहीं माने। तो अगर वो राज्य में हैं, राज्य के प्रमुख हैं या देश के, राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश के प्रमुख हैं, तो उन्हें सभी धर्म को मानना पड़ेगा, जनता के धर्म को मान्यता देनी होगी। लोकतांत्रिक, ये आया लोकतांत्रिक, यहाँ लोकतंत्रात्मक आया। तो लोकतांत्रिक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाए। और कौन सा है? लोकतंत्रात्मक प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना है लोकतंत्रात्मक। तो जनता के शासन चले, किसी राजा के पुत्र, या राजतंत्र होता है ना, तो उसमें राजा के पुत्र होते हैं, पंचानुगत, उनके पुत्र, तो पुत्रों के पुत्र जनता के द्वारा पुत्रों के पुत्र होते हैं ना, तो वही राजा बनते हैं, लेकिन इसमें उन्हीं की चलती है। लेकिन यहाँ क्या है? लोकतंत्रात्मक, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जनता जिसे चुनेगी वही राजा होगा और उसे अपनी प्रजा के द्वारा ही चलना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक। करतंत्र या करराज, वैसे तो ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। करराज जो होता है, करराज जो होता है जनता को आधार मानना, यानी कि जनता के द्वारा ही एक जनता का प्रमुख रोल होना, जनता को आधार माना जाता है, उसी को करराज। तथा करतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसका वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जो जनता चुनेगी वही चुना जाएगा या किसी न किसी माध्यम के रूप में चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का राजा, राजा का पुत्र राजा, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। तो करतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसका वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी वंशानुगत नहीं। अब हम आते हैं उद्देश्य पे। तो प्रस्तावना को उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो प्रस्तावना का सबसे पहले उद्देश्य आते हैं न्याय, यानी कि न्याय में आते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि समाज के साथ, प्रस्तावना में मतलब इतना ऐसा दिया गया है कि समाज के साथ पूरी तरह से न्याय हो, कोई भी दुख या संकट में न्याय करना चाहिए, सरकार के द्वारा न्याय की भावना हो, पूरी तरह से न्याय हो। और आर्थिक में आता है जो आर्थिक स्थिति है वो समान हो, अच्छी हो, सभी की हो। राजनीतिक स्थिति मतलब राजनीति का कोई दबाव ना हो, पूरी तरह से जीवन खुल के जी सकें भारत के लोग। स्वतंत्रता, दूसरा आता है स्वतंत्रता, यानी कि देश का विकास पूरे स्वतंत्र होकर कर सके, किसी के दबाव में आकर नहीं करें। समता यानी कि समानता का उद्देश्य, सबको समान
चीज़ें मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति अपने कर्मपूर्ण जीवन बिता सके, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में। इसका उल्लेख किया गया, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता यहाँ दिया गया, ये सभी शब्द यहाँ दिए गए हैं। नागरिकों को गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और राष्ट्र की अखंडता एकता कहाँ है, ये रही, राष्ट्र की अखंडता एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि जो एकता है ना, वो राष्ट्र की एकता, तो राष्ट्र एकता में बने, उसकी जो भारत की एक हो और अखंड नहीं हो, अखंडता को बंधुता बढ़ाने वाली, यानी कि ऐसे भारत के लोगों जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, ऐसे भाईचारे से मिलकर जीवन जी के संबंध में बहुत से लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो देखते हैं उनके स्टेटमेंट। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है या कहा जाएगा, तो ये किसने दिया, N.A. पालकीवाला। ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकते हैं कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, संविधान की आत्मा किसने कहा, या संविधान की कुंजी किसने कहा। तो संविधान को परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने बोला है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने बोला है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यानी कि जो हम भविष्य में सपने बुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा प्रस्तावना कर सकती है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं, या भारतीय संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहते हैं। अब बात आई कि संविधान का अंग प्रस्तावना को माना जाता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये केस चला पेरुवाड़ी संघवाद 1960 में, ये सर्वोच्च न्यायालय में केस चला। उसमें बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें किसी संशोधन से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि इस संविधान की प्रस्तावना में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता कि हम सोच रहे हैं कि किसी संशोधन को लाया जाए और इसका रूप बदल दिया जाए, तो नहीं बदल सकते हैं। ये निर्णय 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। लेकिन उसी के बाद 1973 में एक केस और चला जो केरल राज्य में चला, केशवानंद भारती केरलवाद, ये केस का नाम था। इसमें लिखा था कि संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान सकते हैं, लेकिन संविधान का अंग मान सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ या संशोधन इतना महत्वपूर्ण है तो ही उसको इसमें कुछ ला सकते हैं, अन्यथा इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। कि इसका ये मूल ढांचा, जो अच्छी अच्छी बातें या भविष्य की अच्छी कल्पना जो इसमें इनकी बातों में इनमें लिखी हुई है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने पर ही इसमें संशोधन किया। तो ये हो गया कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्दों के लिए या बातों के लिए। तो अब बात आ गई कि संशोधन तो कर सकते हैं, क्या कभी इस प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ है? तो हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो इस प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वें संशोधन द्वारा। यानी कि 42वें संशोधन द्वारा इस प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब प्रस्तावना में संशोधन कौन कौन से हुए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा जो केरल का वो केस था ना 1973 वाला,
उसके बाद तुरंत बाद हुआ है 1976 में। क्या हुआ है, तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए, संशोधन प्रस्तावना में किया गया। कहाँ है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और ये आ गया अपना अखंडता। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।